गुड इवनिंग एवरीवन दोस्तों, स्वागत है आपका प्रेप पॉइंटर्स में। टुडे इज 12th ऑफ अगस्त और आज प्रेप पॉइंटर्स में हम लोग जो 7 टॉपिक्स करने वाले हैं कौन कौन से एक बार ब्रीफली देख लेते हैं। तुंगभद्रा डैम के बारे में बात करेंगे क्योंकि मॉनसून का सीज़न है, रेनफॉल ज़्यादा हो गया है और उसकी वजह से वहाँ पे फ्लड वाली सिचुएशन बन गई है और तुंगभद्रा डैम का एक जो गेट था वो गेट भी एक्चुअली टूट गया है। उस कॉन्टेक्स्ट में बात करेंगे थोड़ा सा। उसके अलावा जो है मेतु कुरिंजी फ्लावर होते हैं स्पेशल तरह के, जो कि वेस्टर्न घाट्स के अंदर होते हैं, उसके बारे में बात करेंगे क्योंकि ये 7 साल के बाद ब्लूम करते हैं। उस कॉन्टेक्स्ट में इसको हम लोग पढ़ेंगे। उसके अलावा जॉइंट कमिटी ऑन द वक्फ अमेंडमेंट बिल, ये अभी बिल को जॉइंट हमारी जो कमेटी होती है पार्लियामेंट्री कमेटी वहाँ पे भेज दिया गया है, तो इस अमेंडमेंट के बारे में थोड़ा सा बात कर सकते हैं। उसके अलावा एक्सरसाइज उदारा शक्ति, ये हम लोग ने मलेशिया के साथ किया जस्ट फिनिश, उसके बारे में थोड़ा सा बात करेंगे। जापान के अंदर अभी रिसेंटली एक बहुत बड़ा अर्थक्वेक आया था 7.2 रिक्टर स्केल पे, लेकिन जापान की सरकार ने अभी मेगा क्वेक आने का वहाँ पे वार्निंग दिया है, तो मेगा क्वेक के बारे में थोड़ा सा बात करेंगे। एक हल्का सा टॉपिक है 2 सेकंड का, इंटरनेशनल डे ऑफ द वर्ल्ड्स इंडिजिनस पीपल। अपार्ट फ्रॉम दैट एक छोटा ज्योग्राफी से टॉपिक आता है पायरो क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड्स, ये थोड़ा हम लोग पढ़ेंगे। ये शायद आपने पहले नहीं सुना होगा। क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड आपने सुना होगा, लेकिन पायरो क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड आपने नहीं सुना होगा। उस कॉन्टेक्स्ट में एक नया टॉपिक आपके लिए हम लोग यहाँ आज लेके आए हैं ज्योग्राफी वाले सेक्शन से। चलिए बात करते हैं तुंगभद्रा डैम की। तो तुंगभद्रा देखिए डैम इस तरह से होता है, ठीक है, और इस डैम के अंदर बहुत सारे गेट होते हैं और ये जितने गेट होते हैं ना सारे एक चेन से बंधे होते हैं, ठीक है। ये वैसी चेन नहीं जो नॉर्मल चेन की मैं बात कर रहा हूँ, इसे चेन लिंक कहते हैं। मतलब ये है कि जब एक दरवाजा हम लोगों को ऊपर करना होता है गेट को, ठीक है, तो उसके साथ जो दूसरे कनेक्टेड होते हैं आप उसको भी आसानी से कर सकते हो, ये टेक्निकल सी चीज़ होती है। लेकिन हुआ ये, इस रेनफॉल बहुत ज़्यादा होने की वजह से ये जो डैम है इसकी बैक साइड में जो रेजर्वोयर है वहाँ बहुत ज़्यादा पानी हो गया। उस पानी होने की वजह से गेट के ऊपर प्रेशर पड़ा और इसमें से जो गेट नंबर 19 था उसके अंदर क्रैक्स पड़ गए और आप ये समझ लीजिए वो टूट गया, उड़ गया, ख़त्म हो गया। अब उसकी वजह से क्या हुआ, जो बाकी के गेट थे उनके ऊपर काफ़ी प्रेशर पड़ गया और फिर जो अथॉरिटी है उनको दूसरे गेट भी ओपन करने पड़े, क्योंकि अगर आप दूसरे गेट ओपन नहीं करते तो वो गेट पूरी तरह से ख़त्म हो जाता और वो पूरे डैम की सेफ्टी को भी नुकसान पहुंचा सकता था। तो हम अपने को 2-3 काम करने हैं। एक काम तो ये करना है कि सबसे पहला काम उस गेट की अपने को रिपेयर करनी है, ठीक है। लेकिन गेट की रिपेयर तभी हो सकती है जब यहाँ पे वाटर का लेवल वो नीचे जाए। तो वाटर का लेवल नीचे तभी जाएगा तो हम लोग दूसरे गेट्स को ओपन करेंगे, इसलिए दूसरे गेट्स को ओपन किया गया। और ऑब्वियसली बात है भाई, जब आप दूसरे गेट ओपन करोगे तो पानी को रिलीज करोगे तो आसपास के जो गांव होंगे, शहर होंगे, वहाँ पे फ्लड आने के चांसेस बन जाते हैं। इसीलिए वहाँ पे मतलब जो आसपास के बहुत सारे गांव थे उनको एक फ्लडिंग का एक वार्निंग सिग्नल भेज दिया गया कि भाई हम तो ये गेट ओपन कर रहे हैं, फ्लड आ सकता है, आपके खेत में पानी आ सकता है, घर में पानी आ सकता है। हालांकि बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम फ्लड का यहाँ पे अभी डेंजर नहीं है, बट फिर भी एक वार्निंग इशू कर दिया है। उस कॉन्टेक्स्ट में आपने थोड़ा सा इसको याद रखना है। अब देखिए थोड़ा सा इस डैम के बारे में पढ़ लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे है ये डैम कर्नाटका के अंदर है, जो विजयनगर डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पे ये आपको पड़ता है। इसका एक और नाम भी है, लोकल नाम है, उसको बोलते हैं हम लोग पंपा सागर डैम। ये आपने याद रखना है इस डैम को भी, ठीक है। नाम से ही समझ में आ रहा होगा, तुंग भद्रा। तुंग भद्रा तो दो रिवर हैं, एक का रिवर नाम है तुंगा, दूसरी का नाम है भद्रा। दोनों रिवर से मिलके जो जॉइंट ट्रिब्यूटरी बनती है, इनके जॉइंट रिवर बनती है, उसे तुंग भद्रा कहते हैं। और वहीं पे हम लोगों ने डैम बनाया है। इस डैम की खास बात क्या है कि ये इंडिया का लार्जेस्ट स्टोन मेसनरी डैम है। देखिए एक होता है अर्थ डैम, जिसके अंदर हम लोग सिर्फ क्या यूज़ करते हैं, पत्थर यूज़ करते हैं, मिट्टी यूज़ करते हैं, उसे अर्दन डैम बोलते हैं, ठीक है। और एक होता है हमारे पास मैसनरी डैम होता है। इस मैसनरी डैम के अंदर हम लोगों ने मोर्टार यूज़ किया हुआ है। उस मोर्टार में आपने क्या क्या मिक्स किया, मड मिक्स किया और लाइमस्टोन मिक्स किया है, ठीक है। याद रखना आपने इस चीज़ को, इसमें सीमेंट यूज़ नहीं किया गया है, ठीक है। नॉन सीमेंट डैम है, मड और लाइमस्टोन का इसमें यूज़ किया गया है। इंडिया में सिर्फ ऐसे दो ही डैम है जिसके अंदर जो नॉन सीमेंट डैम है मड और लाइमस्टोन का मिक्स करने से बने हैं। एक है अपना तुंगभद्रा जो अभी हम लोग कर रहे हैं, दूसरा है मुल्लार पेरियार डैम जो कि केरला के अंदर में पड़ता है। ये छोटा छोटा आपने इसको याद रखना है। बहुत साल पहले इसको बनाया गया था 1953 में। उससे पहले कंस्ट्रक्शन यहाँ पे हुई थी जब मद्रास प्रेसिडेंसी हुआ करती थी और जो हैदराबाद जो के निजाम हुआ करते थे उनके बीच में ये जॉइंट प्रोजेक्ट हम लोगों ने चलाया था, ठीक है। और ऑब्वियसली बात है भैया, आप इतना खर्चा करोगे तो आप किसी एक पर्पज़ के लिए तो डैम बनाओगे नहीं,
मल्टीपर्पज़ के लिए हमेशा डैम बनाए जाते हैं, जिसमें इरिगेशन प्रोवाइड करानी है, इलेक्ट्रिसिटी, फ्लड कंट्रोल वगैरह वो सब आपको करवाना रहता है। इसकी कैपेसिटी 101 टीएमसी है, जिसमें से कुछ फिर बाद में इसको इंक्रीज़ कर दिया जाता है बेसिकली मानसून के टाइम पे, क्योंकि पानी ज़्यादा आ जाता है तो ये कैपेसिटी ऊपर चली जाती है। अदरवाइज नॉन मानसून के सीजन में थोड़ा सा नीचे चला जाता है। कुछ पानी इसमें आंध्रा को मिलता है, कुछ पानी इसमें कर्नाटका को मिलता है। ठीक है, तो वाटर शेयरिंग अग्रीमेंट इन दोनों के बीच में है। और 72 मेगावाट की कैपेसिटी का हम लोग इसमें इलेक्ट्रिसिटी भी जनरेट करते हैं। तुंगभद्रा रिवर दो स्ट्रीम से मिलकर बनी है, तुंग और भद्रा। जैसे भागीरथी, राइट, जैसे हमारी जो गंगा है, ठीक है, गंगा के अंदर भी जो हमारी जो है अलग अलग ट्रिब्यूटरी होती हैं, जिनमें से मेन जो ट्रिब्यूटरी होती है वो रहती, जैसे हमारे यहाँ पे गंगा है तो इससे ऊपर है देवप्रयाग। ठीक है, देवप्रयाग। देवप्रयाग के बारे में बाद में हम इसको गंगा कहते हैं, लेकिन देवप्रयाग से पहले इसको गंगा नहीं कहते हैं। इनमें से ये दो बड़ी मेजर स्ट्रीम से मिलके बनी हैं, और इनमें से एक स्ट्रीम के अंदर बहुत सारे पंचप्रयाग भी हैं। इनमें से एक स्ट्रीम है भागीरथी, ठीक है, भागीरथी। दूसरी स्ट्रीम का नाम क्या है आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे, ठीक है, जो कि ग्लेशियर से निकलती हैं। जब दोनों देवप्रयाग में मिलती है उसके बाद इसको हम लोग गंगा कहते हैं। तो ऐसी हमारी तुंगभद्रा भी है। तो तुंग रिवर और भद्रा रिवर जब दोनों मिलती हैं तो इसे हम लोग तुंगभद्रा कहते हैं। ठीक है, तो ये कुछ इसकी ट्रिब्यूटरीज हैं। चलिए आगे बढ़ें थोड़ा सा। मेटू कुरिंजी, ठीक है, मेटू कुरिंजी क्या है, थोड़ा पिक्चर आपको दिखा देता हूँ। देखिए ये भाई कितने बढ़िया फ्लावर आपको नजर आ रहे हैं, है ना। ब्लू कलर के नजर आ रहे हैं, थोड़े पर्पल भी हैं, लेकिन इन्हें ब्लू कलर जनरली कंसिडर किया जाता है। और ये देखिए ज़रा, इस तरह से आपको नज़र आता है, ब्लू पर्पल नज़र आता है। नेचर के अंदर ना, नेचर में आपको सब कलर दिखेंगे, लेकिन ब्लू कलर नेचर में सबसे कम है। ये क्यों है एग्जैक्टली किसी को नहीं पता, बट नेचर में ब्लू कलर सबसे कम है। ग्रीन तो ऑफकोर्स भर भर के है, येलो भी नज़र आएगा, रेड भी नज़र आएगा, सभी कलर लगभग नज़र आते हैं, ब्लू सबसे कम होता है। और ये प्लांट जो होता है, ये फ्लावरिंग जो प्लांट होता है मेट्टू कुरिंजी, ये ब्लू कलर का ही होता है। अभी कि जब हम लोग बात करें तो जो इडुक्की हिल्स हैं कर्नाटका में, वहाँ पे जो हिल्स होती हैं इस मॉनसून के सीजन में, वहाँ पे ये फूल ब्लॉसम करते हैं। ठीक है, मेट्टू कुरिंजी इसका नाम है, याद रखना है। लेकिन इसकी खास बात क्या है, खास बात इसकी ये है कि भाई ये हर साल नहीं होते हैं, ठीक है, कभी कभी होते हैं, कभी कभी 7 साल में एक बार ब्लूम करते हैं। ठीक है, मेट्टू कुरिंजी याद रहेगा। आपको एक और फ्लावर का नाम बताता हूँ मैं, एक और फ्लावर जो कि इसी से मिलता जुलता है। ठीक है, वो जो फ्लावर है ना, यहाँ पे उसका नाम होता है नील कुरिंजी। ठीक है, ये तो मेट्टू कुरिंजी हो गया, एक होता है नील कुरिंजी। ठीक है, इसका नाम में ही नीला है, नीला मीन्स ब्लू। और जो नीलगिरी हिल्स है ना, वो इसी के नाम पे पड़ी हैं, नीलगिरी हिल्स, इसलिए उसको हम लोग नीलगिरी हिल्स कहते हैं। नील कुरिंजी का ही एक सब टाइप होता है मेट्टू कुरिंजी। मेट्टू कुरिंजी 7 साल में, और नील कुरिंजी 12 साल में एक बार ब्लूम करता है। याद रहेगा, याद करना है आपको ये। ठीक है, दोनों वेस्टर्न घाट में ऑब्वियसली पाए जाते हैं। जो मेट्टू कुरिंजी है वो जनरली 600 से लेकर 700 मीटर तक की हाइट पे मिलता है, लेकिन जो नील कुरिंजी है वो ज़्यादातर 1000 मीटर से ऊपर आपको ज़्यादा देखने को मिलेगा। तो ये उस कॉन्टेक्स्ट में थोड़ा सा याद रखें। मेट्टू कुरिंजी को हम लोगों ने कोई भी प्रोटेक्शन ऐसा नहीं दिया है, लेकिन नील कुरिंजी को हम लोगों ने वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के शेड्यूल 3 के अंदर रखा हुआ है, और IUCN की लिस्ट में जो है ये थ्रेटेंड की कैटेगरी में है। ठीक है, लेकिन कुछ लोगों का मानना है कि भाई अब मेट्टू कुरिंजी को भी डिक्लेयर कर देना चाहिए, क्योंकि ये भी थ्रेटेंड होना चाहिए, बट ऐसा है नहीं फिलहाल। ठीक है, तो लीगल स्टेटस का यही है, स्टेटस कोई स्टेटस नहीं है बेसिकली इसका। ठीक है, चलो थोड़ा आगे बढ़ते हैं। जॉइंट कमेटी ऑन द वक्फ अमेंडमेंट बिल, काफ़ी कंट्रोवर्शियल बिल है ये, जो इंट्रोड्यूस अभी किया गया है। इसे भेजा गया है जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी के पास। नाम से ही समझ में आना चाहिए, जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी। पार्लियामेंट में क्या होता है, लोकसभा होती है और राज्यसभा होती है, तो ये दोनों का जॉइंट कमेटी है। इसमें से लगभग 21 लोग लोकसभा से होते हैं, और इसके लगभग 10 लोग जो है वो राज्यसभा से होते हैं। टोटल इसके अंदर 31 मेंबर्स होते हैं, जिनको मिला के जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी बनाई जाती है। लेकिन ये सवाल फिर वही है कि कमेटी बनाई क्यों जाती है। जब कोई बहुत बड़ा बिल होता है, बहुत खास बिल होता है, जब कोई ऐसा बिल होता है जिसकी वजह से बहुत सोसाइटी के ऊपर इम्पैक्ट हो सकता है, तो वो बिल स्क्रूटनी के लिए, इन डेप्थ एनालिसिस के लिए
उसको प्रॉपरली डीपली स्टडी करने के लिए वो बिल जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी को ट्रांसफर कर दिया जाता है। तो इस समय सरकार ने वक्फ अमेंडमेंट बिल 2023, जो कि काफ़ी कंट्रोवर्शियल है और बहुत इंपॉर्टेंट भी है, इसको जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी को ट्रांसफर कर दिया है। ठीक है, ये आपको थोड़ा याद रखना है। वक्फ जो एक्ट था 1995, इसके अंदर इसके जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं, वक्फ बोर्ड होते हैं, ऐसा काफ़ी समय से रिपोर्ट्स आ रही हैं कि वो अपने पावर का मिसयूज़ करते हैं और वक्फ की प्रॉपर्टी को प्राइवेट प्रॉपर्टी की तरह यूज़ करते हैं। बहुत सारी ऐसी मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशंस भी हैं जो इसके अंदर अमेंडमेंट की डिमांड कर रही थी, लेकिन बहुत सारी ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस भी हैं जो इस बिल की को काउंटर कर रही हैं। तो दोनों के अपने अपने आर्गूमेंट है बेसिकली। ठीक है, अब इसलिए बात है भाई, जो लोगों को बेनिफिट हो रहा है चीज़ों से तो वो तो स्टेटस को ही चाहते हैं, राइट। लेकिन हाँ, अभी ये कंट्रोवर्शियल है। उसको थोड़ा हम लोग मेंस के पर्सपेक्टिव से डिस्कस कर सकते हैं लेटर ऑन, बट अभी आपको थोड़ा सा जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी के बारे में ध्यान रखना है। मैंने आपको बता दिया क्या होता है। लोकसभा राज्यसभा की एक कंबाइंड एक कमेटी होती है जो कि लेजिस्लेशन जो कि प्रपोज किया जाता है सरकार की तरफ से उसको रिव्यू करती है। काफ़ी पावरफुल होता है बेसिकली। अब इसके अंदर जो मेंबर होते हैं ना, उसकी कोई फिक्स नंबर नहीं होता, बट यूजली जो सब बड़ी बड़ी जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी उसके अंदर 21 मेंबर होते हैं। हालांकि ऐसा कोई कानून नहीं है कि ऐसा होना ही चाहिए। इसकी पावर क्या है, फंक्शन क्या है? ये किसी भी ऑफिसर को बुला सकती है अपने सामने, उसको सम्मन कर सकती हैं, उससे टेस्टिमोनियल ले सकती हैं। ठीक है, उससे प्रूफ ले सकती हैं किसी भी तरह का। किसी भी एक्सपर्ट को बुला सकती हैं, किसी प्राइवेट इंडिविजुअल को भी बुला सकती हैं अगर कमेटी को लगता है कि भाई ना इस आदमी की ज़रूरत है। ठीक है, वो आप वो कर सकती हैं। जो डॉक्यूमेंट होते हैं सरकारी, जो डेटा होता है उसको इन्वेस्टिगेट कर सकती है। ये सब देखने के बाद जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी अपनी एक रिपोर्ट भेजती है और ये बताती है भाई इस रिपोर्ट में हमें क्या अच्छा लगा, क्या बुरा लगा। अब जैसे वक्फ जो बिल है वो आया, अब वो ये बताएंगे वक्फ बिल के अंदर ये चीज़ें अच्छी हैं, ओके हैं, और ये जो चीज़ें हैं ये हटा देनी चाहिए, इसे रिमूव कर देना चाहिए, या फिर इनके अंदर कुछ अमेंडमेंट किए जा सकते हैं। अब ये सारी की सारी चीज़ें जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी सरकार को देगी। लेकिन ये जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी की जो रिकमेंडेशंस होती है ना, वो मैंडेटरी नहीं है, वो बाइंडिंग नहीं होती हैं सरकार के ऊपर। सरकार का मूड है भाई, वो माने या ना माने, डजेंट मैटर। लेकिन दैट इज़ अबाउट द जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी। चलिए, एक्सरसाइज उदार शक्ति, ये हम लोगों ने अभी अभी मलेशिया के साथ किया है। हमारी एयरफोर्स से जो सुखोई है हमारा, ठीक है, वो वहाँ पे पार्टिसिपेट करने गया था मलेशिया से, तो अभी वापस आ गया है। इतना ही है इसके टॉपिक में बेसिकली। ठीक है, क्योंकि क्या होता है ना, कई बार एग्जाम में वो ऐसे टाइप बना के आपसे बोलेगा मैच द फॉलोइंग, तो एक बार आपको वो क्या करता है, एक तरफ एक्सरसाइज का नाम दे देता है और दूसरी तरफ आपको कंट्री का नाम दे देता है। ठीक है, तो बस उस कॉन्टेक्स्ट में आपने याद रखना है। तो उदार शक्ति अगर बोलेगा तो ध्यान रखना मलेशिया के साथ है वो। बाकी डिटेल में मत ही जाए तो अच्छा है। जो हमारा वहाँ पे हम लोग प्लेन लेके गए हैं सुखोई, ठीक है, वही सुखोई मलेशिया को भी दिया गया है रशिया के द्वारा, तो ये रशियन टेक्नोलॉजी है। इंडिया में जो हमारी हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड है उसके बेसिकली लाइसेंस के अंदर हम लोगों ने इसको बनाया हुआ है। ठीक है, उस कॉन्टेक्स्ट में थोड़ा सा इसको याद रखें। चलिए जी, मेगा क्वेक। अर्थक्वेक तो आपने सुना होगा जिंदगी में, मेगा क्वेक शायद आपने नहीं सुना होगा। मेगा क्वेक भी बेसिकली अर्थक्वेक ही होता है। जो बहुत बड़ा अर्थक्वेक होता है उसे मेगा क्वेक कहते हैं। अभी जापान के अंदर एक अर्थक्वेक आया, काफ़ी खतरनाक था वो भी। ठीक है, लेकिन वो रिक्टर स्केल पे 7.1 था। ठीक है, जापान कोस्ट से कुछ दूर ओशियन बॉटम के 30 किलोमीटर नीचे ये अर्थक्वेक आया। था तो स्ट्रोंग, लेकिन उसके बावजूद बहुत ज़्यादा डैमेज ये नहीं कर पाया। लेकिन साइंटिस्ट लोगों का ये कहना है कि आने वाले 25 से 30 सालों में उस रीजन में एक ऐसा अर्थक्वेक आ सकता है जो रिक्टर स्केल पे 9.1 से ज़्यादा के मैग्नीट्यूड का होगा। और ये इतना बड़ा होगा कि भाई यहाँ पे लाखों लोग मरेंगे। इसके अंदर कोस्टल एरिया पूरी तरह से सफाया हो जाएगा, पूरी तरह से सफाया हो जाएगा। इतना सब मतलब ये इतना बड़ा होगा कि 90 फीट, 100 फीट या इससे भी ज़्यादा की ऊंची सुनामी आ सकती है। समझ रहे हो आप लोग? 3 लाख से ज़्यादा लोगों की डेथ हो जाएगी, 2.38 मिलियन बिल्डिंग्स खत्म हो जाएंगी, 10 मिलियन से ज़्यादा लोगों को इवैक्यूएट करना पड़ेगा अगले से 25-30 सालों में। देखिए 25-30 साल का मतलब ये नहीं कि 25-30 साल में ही आएगा, कल भी आ सकता है, अगले साल भी आ सकता है, लेकिन वो 25-30 साल के बीच में कभी भी आ सकता है।
ये उन्होंने भी प्रेडिक्ट किया। कब आएगा, कहाँ आएगा, ये किसी को नहीं पता। इतना अर्थक्वेक के बारे में कोई भी नहीं बता सकता, लेकिन हाँ, जिस तरह से वहाँ पे एक्टिविटीज़ हो रही हैं, ऐसा चांस वहाँ पे बनता है। अब आप सोच रहे हैं कि सर ऐसी एक्टिविटी वहाँ पे हो क्यों रही है, ऐसा क्या है वहाँ पे भाई ऐसी एक्टिविटी वहाँ पे होती है। सिंपल सी बात है, ये जो पूरा जोन है वो हाईली अर्थक्वेक प्रोन जोन है। इसे हम लोग रिंग ऑफ फायर कहते हैं। एग्जाम में यूपीएससी में ऑलरेडी यहाँ प्रीलिम्स और मेंस में कई बार सवाल आ चुके हैं। इस पूरे जोन को रिंग ऑफ फायर कहते हैं। दुनिया के 75 to 80% अर्थक्वेक यहीं पे आते हैं। यहाँ पे क्यों आते हैं? क्योंकि यहाँ पे जो हमारी टेक्टोनिक प्लेट्स होती हैं, उनके बीच में इंटरेक्शंस होती हैं। एक प्लेट दूसरी प्लेट के नीचे सबडक्ट हो रही है। जैसे अब यहाँ पे देखें, ये हमारी जॉन डू फूका प्लेट होती है, नॉर्थ अमेरिकन प्लेट के नीचे जा रही है। यहाँ पे हमारी नाज़का प्लेट है जो कि साउथ अमेरिकन प्लेट के नीचे जा रही है। ठीक है, अलग अलग तरीके से। जैसे यहाँ पे अगर आप देखें, जो जो इंडियन ऑस्ट्रेलियन प्लेट है वो यूरेशियन प्लेट के नीचे जा रही है, सुंडा प्लेट के नीचे जा रही है। अब यहाँ पे भी देखें, जापान की तरफ अगर आप थोड़ा सा जाएंगे, आपको क्लियरली नज़र आ ही जाएगा। ठीक है, ये जापान ट्रेंच है। इसके तरफ जो है वो यूरेशियन प्लेट है, सॉरी पैसिफिक प्लेट है, और दूसरी तरफ जो है यूरेशियन प्लेट है। तो यहाँ पे भी सबडक्शन हो रही है। तो जहाँ जहाँ सबडक्शन होती है वहाँ वहाँ पे अर्थक्वेक डेफिनेटली आते हैं, और ये हाईली सबडक्शन जोन है, इसलिए यहाँ पे अर्थक्वेक भी काफ़ी ज़्यादा आते हैं। ठीक है, चलो थोड़ा आगे बढ़ते हैं। इंटरनेशनल डे ऑफ द वर्ल्ड्स इंडिजेनस पीपल, बहुत छोटा सा टाइप क्वेश्चन है, इसमें कुछ कराने लायक ऐसा है नहीं, बट ये थोड़ा सा आपको याद रखना है कि ये यूनाइटेड नेशन कंट्री में मनाया जाता है। 1992 के अंदर इसको सबसे पहले एक्सेप्ट किया गया था, और 1993 के बाद से हम लोग इसको हर साल सेलिब्रेट कर रहे हैं। इसे वर्ल्ड ट्राइबल डे भी कहते हैं। कब मनाया जाता है? अगस्त 9, एवरी ईयर अगस्त 9 को सेलिब्रेट किया जाता है। ट्राइबल डे भी कहते हैं, इंडिजिनस डे भी आप कह सकते हो। तो बेसिकली जो लोकल ट्राइबल्स हैं, उनको उनके राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए, उनका टेक केयर करने के लिए, उनके इकोसिस्टम को प्रोटेक्ट करने के लिए वो ज़रूरी है। दुनिया की टोटल पॉपुलेशन का 6% जो है वो ट्राइबल्स हैं, लेकिन दुनिया में टोटल जितने भी गरीब लोग हैं उनमें से 15% जो एक्सट्रीमली पुअर हैं वो ट्राइबल्स हैं। समझ रहे हो? टोटल पॉपुलेशन का 6%, लेकिन गरीबों का 15%। अब ये सोच ही देख सकते हो कि इकोनॉमिक कंडीशन कितनी, हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है। ये दुनिया के 28% एरिया के गार्जियन हैं, मतलब जंगलों में रहते हैं। ठीक है, और वही उनका वहाँ पे लाइफस्टाइल है। और ये जो टोटल अर्थ सरफेस है वर्ल्ड का 28%, इनमें से 11% जो है वो दुनिया के जंगल हैं। अब सभी लोग जंगल में भी नहीं रहते ना, कुछ लोग डेजर्ट्स में भी रहते हैं। सहारा डेजर्ट के अंदर भी तो इंडिजिनस लोग रहते हैं, अरेबियन डेजर्ट में भी तो रहते हैं, तो उसको भी तो कंसिडर करोगे ना। तो टोटल 28%, जिनमें से 11% फॉरेस्ट है। मोस्टली जो ट्राइबल कम्युनिटीज़ हैं वो आत्मनिर्भर हैं। ठीक है, वो अपना फूड खुद बनाती हैं, सेल्फ सफिशिएंट होती हैं, लोकल रिसोर्सेज का यूज़ करके काम चलाती हैं। ठीक है, पायरोक्यूमुलोनिम्बस क्लाउड, आपको पिक्चर देखोगे तो इसी से समझ में आ जाएगा मैं क्या बात कर रहा हूँ। एक हमारे पास होते हैं क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड्स। क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड वो क्लाउड होते हैं जो कि लगभग 2 किलोमीटर से स्टार्ट होते हैं, लेकिन वो 10 से 12 किलोमीटर तक जा सकते हैं। ठीक है, इन्हें क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड कहते हैं। यूजली अगर आपने देखा ही होगा, जिन क्लाउड्स के अंदर बहुत ज़्यादा लाइटनिंग होती है, थंडर होता है, एकदम से बहुत भारी बारिश करते हैं, बहुत तेज़ बारिश करते हैं, और ये बहुत देर तक नहीं करते हैं, आधा पौना घंटा 1 घंटे तक करते हैं, उसके बाद वो गायब हो जाते हैं क्योंकि पूरे का पूरा पानी बरस जाता है। उन्हें कहते हैं क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड्स। बनते कैसे हैं? अगर आपने थोड़ा बहुत जीसी लोग पढ़ा है तो आपको शायद आइडिया होगा, मैं हल्का बता देता हूँ आपको। जब हमारी अर्थ बहुत ज़्यादा गर्म हो जाती है, हीटअप हो जाती है, तो यहाँ से जो गर्म हवाएं होती हैं वो हल्की होने की वजह से ऊपर की तरफ राइज करती हैं, और क्योंकि वो गर्म होती हैं तो अपने साथ मॉइस्चर भी लेके जाती हैं, और ये मॉइस्चर ऊपर जाके कंडेंस हो जाता है, क्लाउड्स बनाता है। ठीक है, इन्हीं क्लाउड्स को हम लोग क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड कहते हैं। ठीक है, बस इसके अंदर हम अब एक वर्ड हम लोगों ने ऐड कर दिया है, पायर। पायर का मतलब होता है चिता, फायर। ठीक है, आग मतलब। अब ये देखिए जरा, यहाँ पे ये नीचे आग है, तो ऑब्वियसली जब जंगलों में आग लगती है तो टेम्परेचर काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज हो जाता है, धुआं निकलता है, स्मोक निकलता है, राइट। और जो एयर बहुत गर्म हो जाती है वो अपने साथ बहुत ज़्यादा मॉइस्चर भी कैरी करती है। तो ये जो नीचे से जंगलों में आग लगती है तो यहाँ से बहुत सारा स्मोक और लेटर ऑन मॉइस्चर वो ऊपर की तरफ राइज करता है। तो इस तरह के क्लाउड में आपको काफ़ी ज़्यादा स्मोक नज़र आता है।
क्योंकि नीचे वो आग से स्मोक निकल रहा है। ऐसे क्लाउड को हम लोग पायरोक्यूमुलोनिम्बस क्लाउड कहते हैं, जिनके अंदर काफ़ी स्मोक होता है आग की वजह से। ठीक है। और क्योंकि इनके अंदर टेम्परेचर काफ़ी ज़्यादा होता है तो इसलिए काफ़ी ज़्यादा हाइट तक ये राइज कर सकते हैं। ऑब्वियसली बात है, एयर जितनी गर्म होगी उतनी ही ऊपर तक जाएगी। ठीक है। जो आग वाली एयर होगी वो ज़्यादा ऊपर तक जाएगी क्योंकि उसका टेम्परेचर ज़्यादा होता है। उसको हम लोग पायरोक्यूमुलोनिम्बस क्लाउड कहते हैं। पिछले कुछ सालों में पायरोक्यूमुलोनिम्बस क्लाउड की जो इंटेंसिटी है और फ्रीक्वेंसी है वो थोड़ी बढ़ रही है। एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि भाई इसका एग्जैक्ट रीज़न हमें नहीं पता, लेकिन फिर भी क्लाइमेट चेंज को दोष यहाँ पे दिया जा रहा है। कह रहे हैं भैया क्लाइमेट चेंज की वजह से जो फ्रीक्वेंटली जो फॉरेस्ट फायर्स होती हैं, वाइल्ड फायर होती है, उनकी वजह से ये बढ़ रहा है। वोल्केनिक इरप्शंस वगैरह की वजह से भी हो सकता है, इंडस्ट्रियल एक्टिविटी वगैरह की वजह से भी हो सकता है। ठीक है, इतना आपने याद रखना है पायरो क्यूमुलोनिम्बस। तो क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड अगर समझ में आ गया तो पायरो तो अपने आप ही समझ में आ जाएगा। ठीक है। 50,000 फीट की हाइट तक ये जा सकती हैं। डार्क ग्रे कलर की ये नज़र आती हैं क्योंकि इसके अंदर बहुत ज़्यादा ऐश होता है। भैया वेजिटेशन जलेगा, ऐश तो निकलेगी ना, राख, और बहुत सारा स्मोक होता है। इतना आपको ध्यान रखना है। बाकी लाइटनिंग वाइटनिंग तो हर क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड के अंदर होती ही है। बस ये कॉन्सेप्ट आपको थोड़ा याद रखना है। चलिए जी, तो आज की सभा यहीं पे समाप्त करते हैं। कल आते हैं कुछ न्यू टॉपिक्स के साथ। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट, जय हिंद।